So why ethics is needed in finance? Why ethics is needed in finance? Because ethics in finance is involving all these quality factors, which is truthfulness, integrity, honesty, justice, etc. And because of this, the interaction between two parties will become stronger, and the transaction will become ethical and faithful, and that interaction will run in long future. So सो इसीलिए जरूरी है। तो अब और फाइनेंशियल एथिक्स अगर इंप्लीमेंट हो गया है बिजनेस हाउस में अच्छे से, तो वो बिजनेस हाउस लंबा चलेगा। आपका एक एग्जांपल है, आप लोग सुने होंगे सत्यम कंप्यूटर्स का नाम। सत्यम कंप्यूटर्स ने फ्रॉड किया था, बिजनेस एथिक्स का पालन उसने नहीं किया था, तो सत्यम कंप्यूटर्स जो है डूब गया। इतनी बड़ी कंपनी थी, लेकिन सत्यम कंप्यूटर डूब गया। उसके जो सीईओ थे, फाउंडर सीईओ जो थे, रामालिंगन राजू, रामालिंगन रामा LIN लिंगा राजू था। आपको पता होगा इसका कहानी, सत्यम कंप्यूटर्स का। इसने क्या किया था, देश के अंदर भी घोटाला किया था, देश के बाहर भी घोटाला किया था इस रामालिंगम राजू ने। और इन्वेस्टर्स, क्यों ये बड़ा केस बना, क्योंकि इसके ऊपर विश्वास करके बहुत सारे इन्वेस्टर ने, ये कंपनी को अच्छा से चला रहा है, इतने साल तक चलाया, तो कंपनी एक मुकाम पर हासिल हुई। और इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को, और वर्ल्ड में इन्होंने वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट भी लिए हुए थे काफी, वर्ल्ड बैंक को भी इन्होंने चूना लगाया। तो एट ए रिजल्ट ऑफ विच वर्ल्ड बैंक ने इसको बैन कर दिया। ओके, वर्ल्ड बैंक के कर्मचारी को इसने घूस दिया था टू गेट द डेटा फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। और देश के अंदर ये करीब 7,000 करोड़ का इन्वेस्टर का घोटाला किया। जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, इनके शेयर्स खरीदे थे, उनके पैसे को इसने अपने सन इन लॉ के रियल्टी फर्म में चैनलाइज कर दिया था। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हुई, पता लगा जैसे सेबी को, सेबी ने इसको hefty जुर्माना लगा के इसको बैन कर दिया। उसके बाद कंपनी के शेयर प्राइसेस जो है एकदम पहले जो 400-500 थे वो पूरा ड्रॉप कर गया, कंपनी लास्ट में बिक गई। क्या नुकसान हुआ कि कंपनी जो कभी बुलंदी पर थी, इसका मुकाबला आज के इन्फोसिस के लगभग बराबर पर था उस टाइम पर। ये सब कंपनियां एक साथ शुरू हुई थी, इन्फोसिस लगभग आगे पीछे, इन्फोसिस पर आपका विप्रो, सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर काफी बुलंदी पर गया, उसके बाद ये लुढ़क गया। तो क्या हुआ, सारे इन्वेस्टर्स के भी पैसे डूबे, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको भी दर दर ठोकर खाना पड़ा। जो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स थे उनको दूसरा विप्रो में, इन्फोसिस में जॉब लग गया, लेकिन वहां उनके सैलरीज जो थे नहीं मिल रहा था, तो बहुत दिन तक वो अटक गया। कहने का मतलब हुआ कि बिजनेस हाउस अगर नहीं करेगा तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। इन्होंने एथिकल स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया। अभी एक और एग्जांपल है, चंदा कोचर, ICICI बैंक, उसने भी बिजनेस एथिक्स को, प्रिंसिपल्स को, कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं फॉलो किया, जिसकी वजह से ICICI बैंक को काफी लॉस उठाना पड़ा। फिर भी बैंक अभी किसी तरह बची हुई है, बैंक ने रिकवर कर लिया, लेकिन लॉस तो लॉस है। इस लॉस की वजह से HDFC बैंक उससे ऊपर हो गया, ICICI पीछे हो गया। तो इसलिए इन सारे अगर एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करते तो बिजनेस हाउसेस के इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहते। सो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग हार्मोनी एंड स्टेबिलिटी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, because people here interact with one another and they do many sorts of financial and monetary transactions. Okay, so कहने का मतलब हुआ कि फाइनेंशियल एथिक्स इन बिजनेस जो है, दैट इज गवर्न बाय योर एक्शन, because behind that a human is involved, and that human is having mind. That mind can go corrupt,
if it does not, if he does not follow the ethics of the principal, तो ethics of finance, तो कहने का मतलब हुआ क्या क्या से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एथिक्स की बिजनेस में, तो इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं? 7 प्रिंसिपल है, यानी किसी भी बिजनेस हाउस को रन करने के लिए उनके अंदर ये 7 प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है उनके एम्प्लॉइज के द्वारा। देखिए कौन कौन सा है, आई एम लिस्टिंग देम नाउ। नंबर 1 इज ऑनेस्टी, ईमानदारी होना जरूरी है। सेकेंड इज इंटीग्रिटी, यानी ये हो गया सत्यनिष्ठा, यानी डट करके हम कंपनी के लिए ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, उसके लिए अटैच होके इंटीग्रिटी। तीसरा प्रॉमिस कीपिंग एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, प्रॉमिस कीपिंग, जैसे अगर उसके मैनेजमेंट ने एम्प्लॉइज को कहा है कि आपको दिवाली पर बोनस देंगे, तो उनको दिवाली पर बोनस दे देना चाहिए अगर प्रॉमिस किया है तो, बाद में प्रॉमिस से मुकर ना जाए, ट्रस्ट वर्दीनेस। नहीं तो क्या होगा, एम्प्लॉइज का अपने मैनेजमेंट पर से भरोसा उठेगा, तो फिर एम्प्लॉइज जो है अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो इन टोटल पूरे कंपनी पर असर पड़ेगा, उनका प्रॉफिट कम होगा, उनके अंदर कंपनी के अंदर हार्मोनी कम होगा, और फिर अगर बोनस नहीं मिला तो सम ऑफ द एम्प्लॉइज मे गो करप्ट। लॉयल्टी, okay, in business loyalty should be there. फेयरनेस, यानी ट्रांसपेरेंसी हो। फिर आपके कितने हो गए, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, प्रॉमिस कीपिंग, तीसरा, चौथा लॉयल्टी, पांचवा फेयरनेस, और यू शुड बी कंसर्न फॉर अदर्स, कंसर्न फॉर अदर्स। 7 respect for others, other employees और customers। 8 प्रिंसिपल हो गया टोटल। 8 principles of ethics in business, these are the 8 principles of ethics in business, and you should be, business houses should be law abiding, यानी ये एनवायरमेंटल लॉज, म्युनिसिपल लॉज, उस एरिया के लोकल लॉज, कंट्री के लॉज, स्टेट के लॉ, ये सब लॉज को फॉलो करना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। अब आते हैं कि इसको मिटा दें, आप लोग देख लिए? यस सर। यस सर। Sorry sir for the disturbance everyone, my phone got hanged। अच्छा कोई बात नहीं। Now, तो अब एथिक्स आता कहाँ से है, तो अब इस पर जितने भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस पे, सबको अपना एटीट्यूड करेक्ट रखना होगा। एटीट्यूड से आता है, किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड से आता है, एटीट्यूड। एटीट्यूड सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, किसी भी आदमी का। और ये एटीट्यूड जो है सही होना चाहिए प्रोफेशन के प्रति, जिस भी प्रोफेशन में है। अगर सपोज एक टीचर अपने प्रोफेशन में है, टीचिंग के प्रोफेशन में, तो उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए, यानी उसको प्रोफेशनल एथिक्स का पालन करना चाहिए जिस प्रोफेशन में है वो। या अगर कोई डॉक्टर है तो उसको भी अपना एटीट्यूड ठीक रखना चाहिए। ओके,
जिससे वो उस अपने डॉक्टरी प्रोफेशन के प्रोफेशनल एटीट्यूड का वो पालन करेगा। और लेकिन कंपनी जो है, तो या तो वो सही एथिक्स का उसका एटीट्यूड होगा, तो वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स का पालन कर पाएगा। अगर गलत एटीट्यूड होगा तो अपने प्रोफेशनल एथिक्स का पालन नहीं करेगा। एटीट्यूड गलत रहने से प्रोफेशनल एथिक्स भी फॉलो नहीं कर पाएगा। तो यह कैसे अचीव किया जाएगा इन बिजनेस को? दोनों तरीका से, एक्सटर्नली भी इंटरनली। जैसे कि इंटरनली suitable environment should be created for employees okay, सिर्फ एम्प्लॉय के ही लिए नहीं, सुटेबल एनवायरनमेंट स्टेक होल्डर्स के लिए, not only stakeholders as well as market positions में भी। कहने का मतलब हुआ बिजनेस हाउसेज अपने कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज को भी सिखाएगा अच्छा एटीट्यूड का पालन करना। ये एम्प्लॉय चूंकि उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस से एसोसिएटेड है, तो ये एम्प्लॉय पालन करेंगे अपने प्रोफेशनल एथिक्स का एक अच्छे एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड के द्वारा। अटेंडेंस बन गया क्या हिमांशु? क्या क्लास बंद कर दे क्या? तुम अटेंडेंस बना आए हो, क्लास करने आए हो? नहीं सर, क्लास करने आए। तो बीच क्लास में कोई पूछता है क्या ऐसे कि अटेंडेंस बन गया? अभी आधा क्लास अभी ज्वाइन किया ना, इसलिए पता नहीं था, सॉरी। लास्ट में बोलते ना, बोलो ना, क्लास को डिस्टर्ब करके बोलोगे। ओके सर, लास्ट में ही बना लेंगे। एथिक्स और एटीट्यूड ही हम पढ़ा रहे हैं, तो राइट एटीट्यूड रखिए। लास्ट में जिसका अटेंडेंस जो लेट आए हैं उसको तो रुकना ही पड़ेगा, उसके लिए क्लास दूसरे लोग क्यों नुकसान से हैं, तो शुरू से हैं, उनका क्लास क्यों डिस्टर्ब हो। जो लेट आए हैं वो लास्ट में बोलेंगे कि मेरा छूट गया। कोई वीडियो भी ऑन किया हुआ है? मानता तो है नहीं, किसी का वीडियो ऑन है? मिथुन जी फोन वीडियो ऑफ कीजिए। नहीं नहीं नहीं, किसी का ऑफ। अब वो कितना इसमें देखें किसका ऑन है। अभी ऑफ हुआ। ओके ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये एम्प्लॉयज के अंदर कंपनी कोशिश करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, सिखाएगी कि यह आपका प्रोफेशन है। जैसे उस कंपनी का अलग अलग पोजीशन है, जैसे कोई मैनेजरियल पोस्ट पर है, कोई वर्कर के पोस्ट पर, कोई मजदूर है, कोई वहाँ अकाउंटेंट है। ओके, उन सब का अलग अलग प्रोफेशन है। वो सब प्रोफेशन में अपने अकाउंटेंट वाले, मजदूर जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, वो चाहे मैनेजरियल पोस्ट पर है, वो अपने अपने इस प्रोफेशन का अपना एथिक्स को फॉलो करेंगे सारे एम्प्लॉइज। तो उसके कंपनी के अंदर एक सुटेबल एनवायरनमेंट होगा और एम्प्लॉइज के अंदर हार्मोनी हो। स्टेक होल्डर्स कौन हुए? जो कि कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है। ओके, जैसे कि डीलर्स, स्टॉकिस्ट, इन्होंने इन्वेस्ट करके कंपनी में पैसा लगाया, यानी उनका माल खरीद लिया और स्टॉक किया, और उस माल पर वो कमीशन या प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये भी कंपनी में पैसा लगाए हुए हैं। तो इनके साथ भी कंपनी का, और इन स्टेक होल्डर के अंदर भी, स्टेक होल्डर को भी कंपनी, सबको स्टेक होल्डर नहीं बना देगी कंपनी, क्योंकि कोई स्टेक होल्डर अगर अच्छा नहीं है तो वो कंपनी को डुबा देगा। अगर मान लो कोई पतंजलि का स्टेक होल्डर है, स्टॉकिस्ट है, उसने नेस्ले मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको घूस दे दिया कि भैया एक इसके अंदर कीड़ा छोड़ दो, फिर से सील कर देना, तो वो स्टॉकिस्ट जो है
उसको कंटामिनेट कर देगा प्रोडक्ट को और सील करके फिर रिपोर्ट कर देगा कि देखिए यहाँ से पैकिंग गलत आ रही है, खराब आ रहा है, माल खराब आ रहा है, पूरा कंपनी बदनाम हो गई। और बिजनेस हाउसेज हजारों करोड़ की होती है, एक बार बदनाम हो गया, इस तरह से हाईलाइट हो गया तो उनको बहुत नुकसान होता है। तो कंपनी भी सोच समझ के अपना स्टेक होल्डर चुनती है, किसी को भी डीलरशिप स्टॉकशिप नहीं दे देगा, इसको ठोक बजा के देगा। फिर मार्केट पोजीशन में भी कस्टमर के साथ, ठीक है, कस्टमर के साथ राइट एटीट्यूड रखना है। सेलर जो है कस्टमर के साथ राइट एटीट्यूड करेगा, और बिजनेस हाउस जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, सारे एम्प्लॉय मिल के उस बिजनेस हाउस के, और फिर डिलीवरी कर रहा है, प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है, तो यह प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, दिस क्वालिटी विल जो है सो ये क्वालिटी एक कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएगा, एंड दिस रिलेशन शुड बी लॉन्ग लास्टिंग वन। अगर फर्स्ट प्रोडक्ट में ही कस्टमर नाखुश हो गया, इसीलिए आजकल फीडबैक वगैरह लिया जाता है, नाखुश हो गया और वो कंपनी का फिर दूसरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो हर लेवल पर यहाँ एक राइट एटीट्यूड की जरूरत है, जो कि तभी एक बिजनेस एथिकल इम्प्लीमेंट हो पाएगा, समझे। यानी ये सातों प्रिंसिपल जो है पालन हो पाएंगे। तो इसी वजह से एथिक्स जो है आपका बहुत ही क्रिटिकल और इंट्रिकेट एस्पेक्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ओके। और चूंकि पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पर, फाइनेंस है इन्वॉल्व, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है एथिक्स को पालन करना। जो रॉन्ग है उसका पालन नहीं होना चाहिए। देखिए हर्षद मेहता ने कितना रॉन्ग किया, घोटाला कर दिया, शेयर मार्केट को चूना लगा दिया। तो जो रॉन्ग है उसका पालन नहीं होना चाहिए, जो राइट है काम है उसका पालन होना चाहिए। तो और ये राइट और रॉन्ग जो है ये मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, उसके लालच पर, ह्यूमन एक्शन पर, ओके। सो इसलिए कंपनियां भी जो है अपने एम्प्लॉयज का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक करती है। तो एम्प्लॉयज के अंदर भी ये सारे स्टैंडर्ड होने चाहिए, ओके। तो फाइनेंस इसीलिए क्रूशियल है, फाइनेंस में एथिक्स, क्योंकि अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और इन एनी बिजनेस हाउसेस, तो क्या होगा, वहां पर स्कैंडल होंगे, घोटाला होगा, काउंटलेस स्कैंडल होंगे, और इस स्कैंडल से अल्टीमेटली वो कंपनी, वो बिजनेस हाउस फिर डूब जाएगी। और अगर घोटाला अगर इंटरनल घोटाला किया तो भी केस बनता है, एक्सटर्नल कंपनी से बाहर घोटाला किया, अपने कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, इनके इन्वेस्टर्स, इनके पैसे के साथ हेरा फेरी की, तो वहां भी बनता है। तो दोनों केस में लॉ विल टेक्स इट्स एक्शन, and hefty fine will be imposed on that company, managers वगैरह will be arrested जो भी involved हैं, और लंबी जेल होगी। जैसे अब ये रामालिंगम राजू, I don't know, probably he is still in jail, शायद अभी भी जेल में, कुछ दिन साल पहले तक तो था, पता नहीं बेल मिल गया है शायद, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट 7,000 करोड़ का घोटाला देश के अंदर ही किया था, तो अभी शायद जेल में ही होगा, चेक कर लेना। सो एक ये सब जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सारे एथिकल स्टैंडर्ड एक फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में, सारे फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में होने चाहिए। और लेकिन ये फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में एथिकल स्टैंडर्ड तभी होगा जब उस फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग अवेयर हों, एडुकेटेड हों, ठीक, और उनके पास मॉरल स्टैंडर्ड हो। तभी एक करप्ट ठेकेदार से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एथिकल स्टैंडर्ड का पालन करेगा, वो भी एक फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज है। टेंडर निकला रोड बनाने का, पैसा आया, उसमें देयर विल बी ए हेफ्टी मार्जिन और कमीशन फॉर हिम, एंड little bit money will be utilized for the actual work, so the quality of work decreases। तो ये भी देखिए आप यहाँ पर कितना ज्यादा झोल है।
तो इसका मोरल स्टैंडर्ड क्या ठीक है ठेकेदार का? नहीं। तो मोरल स्टैंडर्ड नहीं है उसका। क्या वो अवेयर है? अवेयर है, लेकिन उसको वो पालन नहीं कर रहा है। क्या एजुकेटेड है? हाँ, एजुकेटेड भी है वो, लेकिन वो उसके पास मोरल स्टैंडर्ड नहीं है। तो मोरल स्टैंडर्ड नहीं होने से एक शिक्षित व्यक्ति भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है, और वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है एक अशिक्षित व्यक्ति से। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति जिसके पास मोरल स्टैंडर्ड नहीं हो, वो एक बड़ा नुकसान पहुंचाता है बनिस्बत की एक अशिक्षित व्यक्ति उसके पास मोरल स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसलिए ये मोरल स्टैंडर्ड्स जो है इन लोगों में होने चाहिए, और ये सारे लोग जो ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, including corporate activities, business activities, there are in total all these financial activities में जो लोग involved हैं उनके पास ये तीनों component होंगे, then you can expect them to follow ethical practices in businesses. Okay, so what is the importance of ethics in business? If this question is asked, so importance of ethics, ethics in finance और ethics in business एक ही बात है, लेकिन सिलेबस में लिखा हुआ है ethics in finance, business and environment. तो ethics in finance and business एक ही बात है, ठीक है। तो importance of ethics in finance, क्या 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 इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात तो यह आपको प्रोवाइड करता है, क्या कौन प्रोवाइड करता है? एथिक्स इन बिजनेस, इट प्रोवाइड्स ए मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। एक कंडक्ट जो है या एक कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन वो किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, सो यू आर द फर्स्ट पार्टी, आपने नहीं ऑनलाइन शॉपिंग आप कर रहे हैं, तो आप कहाँ से कर रहे हैं? मान लो अमेजन से कर रहे हैं, चलो नाम नहीं लेते हैं, प्रचार हो रहा है उसका। कोई ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से आप ले रहे हैं सामान, आपने क्या किया, लेकिन इस वेबसाइट पर सामान कहाँ पीछे से आया? सेलर से, और यहां से परचेज किया आपने, ये बीच में और भी होंगे, या ये कुरियर कंपनी है, फिर यू आर एंड यूजर। ओके, यू आर एंड यूजर, लेकिन इस सामान के बदले में आपने पे किया अमेजन को, अमेजन ने पे किया सेलर को। कब पे किया सेलर को? जब आपके पास सामान पहुंच गया, आपसे पैसा अमेजन ले लिया, ओके पहले, उसके बाद, या मान लो कैश ऑन डिलीवरी है तो भी वहां पैसा लिया और सामान लिया, दोनों केस में, या ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दिया, प्रीपेड पेमेंट, दोनों केस में पैसा पहले आपने दिया, उसके बाद आपको सामान मिला, तो ट्रांजैक्शन हुआ। आपने पैसे तो पूरे दिए, 400 रुपये का सामान है तो 400 में आपने 350 दोगे तो मानेगा? नहीं मानेगा, पूरा लेगा। लेकिन यहाँ सामान आपको सब स्टैंडर्ड मिल गया, लो क्वालिटी वाला, उस पैसे के वैल्यू से लेस वैल्यू का सामान मिल गया, सब स्टैंडर्ड। तो आपका भरोसा फिर इस पर से उठ जाएगा, आप कहोगे बेकार सामान मिलता है अमेजन में, ठीक है। तो अमेजन क्या कर रहा है? ये एक फैसिलिटी दे रहा है, क्योंकि सेलर्स जो है बहुत सारे हैं, असंख्य, मतलब कई सारे सेलर्स अमेजन पर लिस्ट किए होते हैं। अमेजन कितना चेक करते रहेगा? हजारों तरह के सामान होते हैं, सबका क्वालिटी, तो उसके रेटिंग के आधार पर वो सिस्टम बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर में, वो होता है। तो इन फ्रॉड सेलर से बचने के लिए अमेजन ने आपको फैसिलिटी दे रखा है कि यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट विद इन 10 days एंड अमेजन विल रिफंड यू बैक। आपने सामान लगा और नहीं घटिया सामान है, आपने रिटर्न कर दिया,
आपने अमेजन में रिटर्न मारा, इसी का कुरियर वाला आया, आपका सामान लिया, जैसे ही सामान उठाया रिफंड आ गया, पैसा वापस, और अब सामान चला गया अमेजन को, और अमेजन इसको सेलर को पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने कमेंट 10 दिन चले गए, यानी वो रिटर्नेबल पीरियड क्रॉस हो गया, तो अमेजन जो है वो अज्यूम कर लेता है कि हाँ सामान आपको पसंद आ गया, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, देन अमेजन पेज टू द सेलर। तो ये इसने एक, इस कंपनी ने अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, कस्टमर भी खुश, उसके भी राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, और जो जेन्यून सेलर्स हैं, ठगों को छोड़ के जो जेन्यून सेलर्स हैं उनके भी राइट प्रोटेक्टेड है। तो जेन्युइन सेलर नहीं है, उसका प्रोडक्ट वापस आ जाएगा। तो इस तरह से एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। कॉर्पोरेट सिस्टम में एक तो एग्जांपल के माध्यम से, कॉर्पोरेट सिस्टम, अमेजन भी एक कॉर्पोरेट सिस्टम है, इसके अंदर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है। ओके, और या जो मान लो कि कहीं भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मान लो शेयर मार्केट में शेयर खरीद रहे हैं, तो आपने बैंक से पैसा दिया, कैश तो दिया नहीं, बैंक से गया, ट्रांजेक्शन हुआ, बीच में जो ब्रोकर है उसके पास गया, ब्रोकर हैज बाउड फ्रॉम द मार्केट एंड देन मार्केट हैज पेड, टेकन द मनी, सो मेनी इन्वॉल्वमेंट आते हैं, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, और जितने भी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं सबका कुछ ना कुछ मार्जिन है, लिटिल मार्जिन, लिटिल मार्जिन, लिटिल मार्जिन, तो ये उनका मोड ऑफ कंडक्ट है। अगर मार्जिन किसी का नहीं हो बीच में, तो क्यों इंटरेस्ट लेगा इस काम को करने में? तो इसलिए प्रॉपर चेन बनाने के लिए इन सारे पार्टीज के हितों का भी ध्यान रखते हैं। तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है। सेकंड इज एथिक्स इन फाइनेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? द सेकंड इंपॉर्टेंस इज एथिक्स इन फाइनेंस। Channelizes confidence in business or corporate dealings, क्योंकि अगर एथिक्स का पालन होगा तो बिजनेस और कॉर्पोरेट जितने भी डीलिंग है उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ कोई गलत काम नहीं हुआ है, हम मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का हमारा बिजनेस हाउस पालन कर रहा है। ओके, क्या हो गया? ओके, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का बिजनेस हाउस जो है पालन कर रहे हैं। तो आप समझिए कि ये डायरेक्ट अगर क्लाइंट से कनेक्टेड है बिजनेस हाउसेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का डिलीवरी हो रहा है, या प्रोडक्ट डिलीवरी या सर्विस डिलीवरी। बाल कटाने गए नाई के पास, डॉक्टर के पास, टीचर के पास, ये सब क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, वो अपने सर्विस की डिलीवरी, और प्रोडक्ट कोई दुकान से खरीदे। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस में, सर्विस डिलीवरी में भी, प्रोडक्ट डिलीवरी में भी कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। आप बाल उसी नाई से कटाओगे जिसके ऊपर आपको विश्वास हो कि बढ़िया कटिंग करता है। आप उसी ड्राइवर से अपना गाड़ी चलवाओगे जिसको आपको पता हो कि बढ़िया ड्राइवर है। कोई नौसिखुआ ड्राइवर को आप अपना गाड़ी कल चलाने नहीं दोगे, कोई नौसिखुआ नौआ से आप अपना बाल नहीं कटवाओगे। ओके, जो आपको, तो इसलिए ये सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवरी में भी जब तक कॉन्फिडेंस ना हो तो उनको क्या चाहिए? जो नए एंट्री किए हैं ये सब सर्विस में, अभी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, उनको अपने हुनर को और विकसित करना चाहिए, तो उनके अंदर ये आएगा। कस्टमर के साथ एक कस्टमर, फिर दूसरा, फिर वो अगर एक बार एक कस्टमर से कॉन्फिडेंस बन गया तो दैट कस्टमर विल बी कंटिन्यूड, और उस कस्टमर के फ्रेंड रिलेटिव भी जो है सो उसके कस्टमर बनेंगे। तो अगर अच्छा कंडक्ट रहेगा तो फिर बिजनेस ग्रो रहेगा। अच्छा मतलब एथिकल स्टैंडर्ड रहा तो चूंकि इन सब को एक साथ काम करना है डिफरेंट लेवल पर, और किनको?
ये सारे डिलीवरी में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके पूरा उनका लॉजिस्टिक सिस्टम है, और ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। तो इनमें भी एक एथिकल रूल और गाइडलाइन जब तक ये फॉलो नहीं करेंगे, मोटो ऑफ दिस बिजनेस हाउस टू बिकम ए बिग सक्सेस विल नॉट बी अचीव्ड। बिग सक्सेस होने के लिए फिर इनका भी पालन करना जरूरी है। ओके, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वन इज एथिक्स जो है, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ। एथिक्स मेक्स बिजनेस और कॉर्पोरेट behavior and activities harmonious। यानी कोई बिजनेस हाउस है, उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो या अदर एक्टिविटीज, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, रिसर्च एक्टिविटी, सारे एक्टिविटीज और उनसे इन्वॉल्व लोग जो हैं उनके आपस में संबंध मधुर होंगे, हार्मोनियस होंगे। अगर एथिक्स का पालन किया जाए, तो एथिकल स्टैंडर्ड का पालन किया जाए, तो फ्रिक्शन कम से कम होगा। जैसे मान लो अगर मैनेजमेंट पोजीशन सैलरी पा रहा है और वर्कर को सैलरी देने में डिले करता है, तो जनरल नॉर्मली वर्कर्स विल शाउट। तो दिस विल नॉट कम अंडर गुड एथिकल प्रैक्टिस। ओके, सो बिजनेस को हार्मोनी बनाने के लिए, हार्मोनी लाने के लिए और अपने बिहेवियर को हार्मोनियस बनाने के लिए बिजनेस हाउसेस के अंदर एथिक्स का अनुपालन करना जरूरी है। ओके, चूंकि एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मिलजुल के, बहुत सारे लोग हैं, और ये सब जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल के हर लेवल पर, डिफरेंट लेवल पर, मैनेजरियल लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर, क्लर्कियल लेवल पर, वर्कर लेवल पर कई सारे लोग हैं। तो वर्कर लेवल पर जो लोग हैं उनका आपस में हार्मोनी होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए कि हम ये वर्कर लेवल पर, और फिर हॉरिजॉन्टली भी सारे मैनेजर्स का आपस में मधुर संबंध होना, कोई एक मैनेजर दूसरे का टांग ना खींचे, उससे जेलस ना हो। इसी तरह हर लेवल पर एक हॉरिजॉन्टल हार्मोनी होना चाहिए, साथ ही साथ एक वर्टिकल हार्मोनी भी होना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक एम्प्लॉयज में एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना चाहिए। ये तभी संभव है जब गुड एथिकल प्रैक्टिसेस का पालन किया जाएगा, तब नाराज नहीं होंगे लोग। ओके, किसी का अगर कुछ डिमांड है तो उस डिमांड का अगर उसका एथिकल स्टैंडर्ड से बाहर जा रहा है डिमांड, तो आप तुरंत कर सकते हो कि नहीं भैया देखो ये गलत है आपका डिमांड, ये कंपनी के एथिक्स से बाहर की बात है। तो वो जो डिमांड रखने वाले हैं वो चुप हो जाएंगे, फिर उनके पास फिर कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन कंपनी के यहाँ कोई एथिकल स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ है और पालन नहीं हो रहा है, तो डिमांड करने वाले हावी हो जाएंगे और आप उससे फिर प्रेशराइज करके अपना अनएथिकल डिमांड फुलफिल करवाएंगे। तो क्या होगा, दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल वो नाराज हो जाएगा कि उसका आप बात मान लिए, हमारा क्यों छोड़ दिए। फिर फ्रिक्शन होगा एंड दैट विल नॉट बी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। इन लॉन्ग टर्म इट विल हार्म। ओके, सो हर लेवल पर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली लोगों का आपस में हार्मोनियस रहना जरूरी है, ताकि इस फ्यूचर में ये बिजनेस और फले फूले, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ओके, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उस हार्मोनी और ये तीनों पॉइंट को जो अभी हम बताए आपको, इसको अचीव करने के लिए एथिकल रूल्स और गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है एक कंपनी में।
फिर एथिकल रूल्स का अगर पालन करेगा तो कंपनी में प्रॉपर मैनेजमेंट भी स्टेब्लिश हो सकता है, प्रोडक्टिविटी भी हायर होगी एम्प्लॉइज के द्वारा, एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा अपना समय और मेहनत दिमाग दे सकेंगे कंपनी को, जिससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन, व्हाट आर कोड्स ऑफ द एथिक्स इन फाइनेंस। So far we have studied the importance of ethics in finance. Now we will see what are those codes of ethics which should be followed in finance. देखते जाना वन बाय वन, मैं लिखवाते जा रहा हूँ आपको, मैं लिखते जा रहा हूँ, नोट आप लोग बना लोगे। सबसे पहले अभी 8 प्रिंसिपल जो पहले बताए थे उसी प्रिंसिपल्स का ये एलैबोरेटेड रूप है। 8 प्रिंसिपल बताए थे ना अभी आपको, क्या क्या बताए थे? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, यहाँ बगल में लिख देते हैं, एच से ऑनेस्टी, आई से इंटीग्रिटी, पी से प्रॉमिस कीपिंग या ट्रस्ट वर्दीनेस, एल से लॉयल्टी, एफ से फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी, सी से कंसर्न फॉर अदर्स, आर से रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, एल से लॉ अबाइडिंग। ओके, तो आप अब इन्हीं का एलैबोरेट रूप है, इनको एक्सप्लेन कर दो आप बड़ा बड़ा। दिस विल बिकम कोड ऑफ एथिक्स इन फाइनेंस। तो सबसे पहले हो गया आपके कोड ऑफ एथिक्स में आप लिखोगे नंबर 1 इज एक्टिंग विथ ऑनेस्टी, honesty and integrity while handling dilemmas। जब कोई मुश्किल परिस्थिति आ जाए ये तरह की वो करें, तो आप ऑनेस्टी के साथ इंटीग्रिटी